नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जियोग्राफी, जैसे कि अभी तक हमने सीरीज में देख रहे थे कि जो भी भारत का भौगोलिक विभाजन था वो हमने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपवाह तंत्र की ओर। अब हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। तो जैसे अपन देखते हैं कि भारत में आपने कई नदियों के नाम सुने होंगे, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो ये नदियां हैं, आखिर ये अपवाह तंत्र कैसे बनाती हैं और इनका अपवाह तंत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपन नदियों का विभाजन कैसे करेंगे। दोस्तों, अपन देखेंगे कि किन किन विभाजन के हिसाब से हम नदियों को पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहला विभाजन जो हम देखते हैं वो होता है हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, अपन ऐसी नदियां पढ़ेंगे जो हिमालय से जिनका उद्गम होता है और बाकी दूसरी नदियां जो प्रायद्वीप से निकलती हैं। तो पहला विभाजन ये हुआ। दूसरा विभाजन अपन पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अपन देखेंगे इनमें कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। जैसे अपन देखेंगे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही हो गई। ये नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। इसके बाद अपन देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जिनमें अपन देखेंगे गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये नदियां हो गई। फिर अपन तीसरा विभाजन यहाँ पर अपन दोस्तों देखते हैं कि अपन देखेंगे पूर्ववर्ती नदियां और परवर्ती नदियां। अब ये पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं तो ये भी अपन आगे देखेंगे। तो अपना तीसरा विभाजन क्या हो गया? पूर्ववर्ती और परवर्ती नदियां। इसके अलावा एक और विभाजन होता है सदानीरा नदियां तथा मौसमी नदियां। सदानीरा जिनमें वर्ष भर जल पर्याप्त रहता है और मौसमी नदियां जो मौसम में खासकर मानसून सीजन में क्या होती हैं, आपको डेवलप हुई दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे क्या, नदियों का विभाजन। ये चार टाइप हैं नदियों में। अपन दोस्तों रटेंगे कम, समझने के लिए ये पहला वीडियो आप पूरी तरह से समझें। इसके बाद वाले वीडियो में अपन टोटल फैक्ट पे आएंगे और डायग्राम्स पे आएंगे। तो इसमें समझने के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि अपवाह तंत्र, नदियों का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, और एक दूसरा शब्द होता है अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न। ये क्या चीजें हैं? तो एक ड्रेनेज सिस्टम है और एक ड्रेनेज पैटर्न है। तो अपन बात करेंगे अपवाह तंत्र में अपन नदी की उत्पत्ति तथा समय के साथ हुए उसके सरिता के विकास को पढ़ते हैं। ठीक है, नदी की उत्पत्ति तथा समय के साथ उस सरिता में हुए क्या बदलाव या विकास को हम पढ़ते हैं। ये किसमें आएगा? अपवाह तंत्र में। दूसरा आता है अपवाह प्रतिरूप। क्या है अपवाह प्रतिरूप? मेनली दो चीजों पर दोस्तों डिपेंड करता है। जहां पर नदी जा रही है वहां का उच्चावच, हाईलैंड्स अपन देखेंगे, वहां का जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, और दूसरा वहां का अपन क्या देखेंगे दोस्तों, वातावरण, या जिसे हम कहें जलवायु देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, अगर हम देखेंगे कोई नदी अगर विषुवत रेखा के नजदीक बह रही है तो उसका पैटर्न क्या होगा, तथा दूसरा हम देखेंगे एक अपन देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी, उसका अपन देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न दोस्तों वहां के उच्चावच, जहां के जैसे पहाड़ी इलाका है या पठारी इलाका है, मैदानी इलाका है या रेगिस्तानी इलाका है या निम्न भूमि है, वो उसका ड्रेनेज पैटर्न पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो अपवाह जो अपन तंत्र पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र पर अपन भारत की जितनी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो अपवाह प्रतिरूप होगा, हम प्रतिरूप पढ़ेंगे कितने प्रतिरूप बनाती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अपन देखते हैं 14 प्रकार के अपन प्रतिरूप पढ़ेंगे इसमें। जैसे एक अपन देखते हैं आर्य प्रतिरूप या समानांतर प्रतिरूप देखेंगे। जैसे अपन गंगा नदी की बात करते हैं, गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में आती है तो वो क्या करती है, बहुत ज्यादा मोड़ बनाती है। क्या करती है? बहुत ज्यादा मोड़ बनाती है। तो वो क्या होगा? उसका प्रतिरूप होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है ना, दो चीजों को अपन देखना है। ड्रेनेज पैटर्न जो है वो फिजिकल जियोग्राफी का भाग है, जबकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अपन इंडियन जियोग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जैसे कि पीछे अपन डायग्राम में देख रहे हैं, जो स्लाइड्स चल रही होंगी, इसमें दिखाया जा रहा है नदियों के बारे में। तो अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप। अब इसमें हमें पढ़ना कौन कौन सी नदियां हैं, तो इसको जरा नोट डाउन कर लें आप लोग, मैं बोलता जाता हूं। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, फिर इसके बाद देखेंगे गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ये 8 बड़े नदी तंत्र अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे नदी तंत्र भी हैं, जैसे अपन पढ़ेंगे दोस्तों माही नदी तंत्र हो गया, लूनी नदी तंत्र हो गया, ये छोटी नदियां हैं।
ठीक है। अब नदी तंत्र एग्जैक्टली होता क्या है, तो जैसा भी आपको पता है कि ज्यादातर नदियों का जो उद्गम होता है वो क्या ऊंचाई पर होता है, वो किसी पर्वत या पठार से निकलती हैं, ऐसा नहीं कि मैदान से नहीं निकलती हैं। अब नदी बहती किस रूप में है, तो नदी बहेंगी कहां, ढाल की ओर, ठीक है, ऊंचाई से निकलेंगी, जहां उनको ढाल मिलेगा उधर की ओर वो क्या है, बहना चालू कर देती हैं, ठीक है। तो आप जब भी कभी किसी नदी का डायग्राम देखेंगे तो आप उद्गम देखिए और उसका अंत देखिए, उसका पैटर्न देखिए। जब उसका पैटर्न देखेंगे तो आप ये चीज समझ जाएंगे कि यहां पर ऊंचाई है जहां से निकल रही है और जहां गिर रही है वो क्या है, ढाल है। जैसे अपन गंगा नदी की बात करें, उत्तराखंड में निकलती है, ये अपन देखेंगे कहां, गंगोत्री से, है ना, हिमालय श्रृंखला से, मतलब वो क्या है, ऊंचाई वाला भाग है। फिर ये कहां आती है, उत्तर भारत के मैदान में, यूपी में, मतलब यूपी का मैदान बिहार के मैदान से थोड़ा क्या है, ऊंचा है, ठीक है। फिर बिहार से कहां जाती है, वेस्ट बंगाल, मतलब बिहार का जो मैदान होगा, मैदानी क्षेत्र, वो वेस्ट बंगाल के क्षेत्र से क्या होगा, थोड़ा सा ऊंचा होगा। फिर ये बांग्लादेश एंट्री करती है और वहां पर डेल्टा का निर्माण करती है, ऐसी निम्न भूमि बनाती है जो समुद्र तल के क्या हो जाती है, एकदम बराबर में आ जाती है। तो ये क्या है, अपवाह उसका तंत्र है। अब गंगा का अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल होंगी, तो जितनी भी छोटी बड़ी नदियां, चाहे वो जहां से उद्गमित हो रही हो, जो गंगा में मिलती हैं, वो गंगा के अपवाह तंत्र में शामिल होंगी, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यमुना। अपन देखेंगे गंगा में मिलने वाली नदियां कुछ हिमालय से निकलती हैं, कुछ मध्य भारत से प्रवाहित होती हैं। जैसे सोन नदी अपन देखेंगे, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ से निकल करके फिर ये बिहार के पास जाके मिलती है। इसके अलावा टोंस नदी देखेंगे, टोंस नदी सतना के मैहर के पास से निकल के ये जाके इलाहाबाद के निकट मिलती है। तो मैदानी भाग में भी उद्गम है और पहाड़ी भाग में भी उद्गम है। अब ये जो अपवाह तंत्र है ये क्षेत्र कवर करता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, और दूसरा क्वेश्चन है कि गंगा नदी का अपवाह तंत्र कितने राज्यों में विस्तृत है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो अब बात करेंगे गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो देखिए इसमें उत्तराखंड आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, थोड़ा सा झारखंड में भी सीमा टच करती है और पश्चिम बंगाल, तो 5 राज्यों में प्रवाहित हुई। अब बात करें अपवाह तंत्र कितने राज्यों में आएगा, तो अपवाह तंत्र में दोस्तों गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियां जितना एरिया कवर करेंगी वो उसके किस में आएगा, आपके अपवाह तंत्र में आएगा। जैसे हम बात करें कि गंगा की सहायक अपन देखेंगे तो अपन दक्षिण की अगर नदियां देखेंगे तो यमुना हो गई, टोंस हो गई, सोन हो गई। अब टोंस नदी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से, तो जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग होगा वो गंगा अपवाह तंत्र का भाग होगा। अपन सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड होती हुई बिहार जाती है। तो मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का भाग भी किसका, उत्तरी भाग किसका होगा, गंगा अपवाह तंत्र का भाग होगा। दोस्तों एक सवाल है, क्या राजस्थान गंगा नदी अपवाह तंत्र का भाग है, तो हाँ है बिल्कुल, क्योंकि अपन देखेंगे कि जो चंबल नदी है, चंबल मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान जाती है, राजस्थान से ये जाते हुए मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा बनाती है, फिर यूपी में जाके किससे मिल जाती है, यमुना से, और यमुना किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। तो बेशक राजस्थान भी किसका होगा, आपका गंगा अपवाह तंत्र का भाग होगा। तो अपन राज्यों में देखेंगे तो देखेंगे अपन उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, लगभग ये 9 बड़े राज्य क्या हैं जो गंगा अपवाह तंत्र का क्या बनाते हैं, भाग बनाते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या पंजाब हरियाणा भी शामिल है, तो पंजाब दोस्तों इस पे नहीं शामिल होता है, हरियाणा थोड़ा सा शामिल होगा, कारण ये कि यमुना नदी हरियाणा से भी आती है, तो हरियाणा भी इसमें शामिल करेंगे तो 10वां राज्य ऐड हो गया। तो इस तरह से आप डायग्राम को देख के क्लियर कर सकते हैं कि किन राज्यों से नदियां बहती हैं और कहां कहां उनका अपवाह तंत्र विस्तृत है, ठीक है। तो बेशक उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा कि अपवाह तंत्र हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब एक सवाल है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देकर बताएंगे कि भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है, ठीक है। अब अपवाह तंत्र में भी दोस्तों कई प्रकार की चीजें बनती हैं। एक अपवाह तंत्र होता है जो क्षेत्र में बड़ा होता है, दूसरा अपवाह तंत्र होता है जो जल भराव के माध्यम से बड़ा होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से होता है। तीसरा अपन अपवाह तंत्र की बात देखेंगे कि नदियों के हिसाब से बड़ा होता है कि कितनी ज्यादा उसमें नदियां मिलती हैं, तो ये अपन क्या देखेंगे, अपवाह तंत्र में देखेंगे। अब थोड़ा सा अपवाह प्रतिरूप में आते हैं। अब अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपवाह प्रतिरूप के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे गंगा नदी का एग्जांपल लेते हैं। गंगा नदी दोस्तों हिमालय से निकलती है,
अब जब हिमालय से वो निकलती है, काफी ऊंचाई वाला भाग है हिमालय, तो वहां पर धारा क्या रहती है, तेज रहती है। और उसका जो पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं, वो क्या होता है, सकरा होता है। सकरा है तो धारा क्या है, तेज है। फिर जब ये हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इसका अपवाह तंत्र थोड़ा सा क्या हो जाता है, प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, और इसका पार्ट क्या होने लगता है, चौड़ा होने लगता है। तो अपन अगर इसका हम प्रतिरूप देखेंगे तो जो प्रतिरूप हमें उत्तराखंड में नजर आएगा वो हमें यूपी में नजर नहीं आएगा। कारण क्या है, क्योंकि वहां ढाल तेज है, चट्टानी भाग है, गहरी खाइयां हैं, तो वहां पर वो कई प्रकार के अलग स्ट्रक्चर बनाती है, जबकि यूपी के मैदानी भागों में अलग स्ट्रक्चर बनाएगी। जैसे गंगा नदी हिमनद का निर्माण करेगी तो कहां करेगी, उत्तराखंड में करेगी। गहरी घाटियों का निर्माण कहां करेगी, तो उत्तराखंड में करेगी। अगर हम देखेंगे छोटे छोटे जलप्रपात बना रही है तो कहां बना रही, उत्तराखंड में बना रही, जबकि यूपी में क्या बना रही है, वो गोखुर झीलों का निर्माण कर रही है। तो ये क्या होगा, उसका ड्रेनेज पैटर्न अपन देखते हैं। अभी हाल में ही देखेंगे बिहार में कोसी गंडक नदियों में बाढ़ आई हुई है। अब हम कोसी का ड्रेनेज पैटर्न अगर देखेंगे तो ये दूसरी नदियों से भिन्न मिलेगा, क्योंकि कोसी की क्या है, कोई एक निश्चित कोई रेखा नहीं है ना। मिट्टी कैसी है, बलुई है, कटाव वाली है। नेपाल में ज्यादा पानी जब बरसता है तो कोसी कई धाराओं में बट जाती है, उसका नाम ही वहां सप्त कोसी है, कई धाराओं में बढ़ती है। तो उसका अपवाह तंत्र देखेंगे क्या हो जाता है, काफी विस्तृत हो जाता है और पेड़ के जड़ के समान कई भागों में विभाजित हो जाता है। जबकि हम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को देखेंगे तो वो क्या है, आपका एक ही रो लेकर बहती है, वो कई भागों में विभाजित नहीं होती है। फिर अपन यहां पर देखते हैं कि अध्यारोपित नदियां, एक आता है कि अध्यारोपित नदियां क्या होती हैं, है ना। फिर यहां पे देखेंगे पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, यहीं पे हम देखते हैं अनुवर्ती नदियां क्या होती हैं, परित्यक्त घाटी क्या होती है। ये सारी चीजें अपन को इसी अपवाह तंत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि आखिर ये हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय नदियों से भिन्न किस प्रकार है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अगर अपने पुराने वीडियो में जाएंगे तो मैंने वहां पे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बताया था। मैंने बताया था कि भारत की जो वर्तमान स्थिति आपको नजर आ रही है वो है नहीं एग्जैक्टली। भारत पहले किसका भाग था, ये अफ्रीकन कंट्री से लगा हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप से चिपका हुआ था। अब प्लेटों में क्या हुआ, संचलन हुआ, तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो क्या हुई, मूव होना चालू हुई और उत्तर पूर्व की ओर ये संचालित होते हुए कहाँ आपसे टकराई, चाइना प्लेट से या यूरेशिया प्लेट से। तो वहां पर एक सागर हुआ करता था दोनों प्लेटों के बीच में, टेथिस सागर। वो टेथिस सागर क्या हुआ, समाप्त हुआ और उसकी जगह हिमालय की नई श्रृंखलाएं बनी, ठीक है। अब हिमालय की श्रृंखलाएं बनी तो उससे नदियां निकलना प्रारंभ हुई। अब एक सवाल है, ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं, ऐसी कौन कौन सी हिमालय के आसपास से निकलने वाली नदियां जो हिमालय के पहले भी मौजूद थी। तो ऐसी 3 नदियां अपन देखते हैं दोस्तों, सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र। पहले ये तिब्बत प्लेट से निकलकर या तिब्बत से निकलकर कहाँ गिरा करती थी, टेथिस सागर में। अब हुआ क्या कि ये इंडो चाइना प्लेट आई, बीच में क्या था आपका, टेथिस सागर था, ये आके यहाँ टकरा गई, टेथिस सागर तो खत्म हो गया। तो ये नदियां क्या हुई, अब इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बहना चालू की। तो देखिए तीनों नदियों ने अपना क्या हुआ, मार्ग बदला। ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग बदलकर पूर्व की ओर बहते हुए फिर दक्षिण मुड़ती है और जाकर कहां गिरती है, आपका बंगाल की खाड़ी में। सिंधु नदी जो टेथिस सागर में गिरती है वो हिमालय को काटते हुए आपका कहां, पाकिस्तान जाती है और फिर अरब सागर में गिरती है। सतलज नदी भी क्या करती है, मध्य हिमालय को काटते हुए शिवकीला गॉर्ज का निर्माण करती है और जाके किससे मिल जाती है, सिंधु से मिल जाती है। अब एक सवाल है, क्या प्रायद्वीपीय नदियां ज्यादा प्राचीन हैं गंगा यमुना की अपेक्षा? तो बेशक दोस्तों, आप दिमाग आराम से लगा सकते हैं। हिमालय का निर्माण क्या हुआ, बाद में हुआ, जबकि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो क्या है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। तो जो नदियां प्राचीन गोंडवाना लैंड में बहती थी वो ज्यादा प्राचीन है किन नदियों से, हिमालय से निकलने वाली नदियों से। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से सबसे प्राचीनतम नदी कौन है, और अगर आपका ऑप्शन रहेगा गंगा, कोसी, ठीक है, इसके अलावा अपन यमुना ले लेते हैं और चौथा ऑप्शन गोदावरी रहेगा, तो आप क्या टिक मारेंगे, गोदावरी टिक मारेंगे। क्लियर। तो इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। अब मैंने जैसा कि दूसरा पैटर्न बनाया कि अरब सागर में निकलने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो दोस्तों अगले वीडियो हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप लिस्ट बना के रखिएगा कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं और कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
है ना, लिस्ट बना के रखेंगे तो ज्यादा आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। अब एक सवाल यहां पर बनता है, क्या पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां अरब सागर में गिरेंगी? सवाल हाँ या ना में जवाब दीजिए, है ना। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख रहे हैं हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं। तो इसका सवाल क्या होगा? जरूरी नहीं कि जो पश्चिमी घाट से नदियां निकल रही वो अरब सागर में गिरें, क्योंकि पश्चिमी घाट के जो पश्चिम से नदियां निकलेंगी वो अरब सागर में गिरेंगी, और पश्चिमी घाट के पूर्व साइड से जो नदियां निकलेंगी वो कहां गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं आखिर इस अपवाह तंत्र में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो डायरेक्ट नदियों पे क्वेश्चन बनता है, वन लाइन फैक्ट पे बनता है। दूसरा, अपन जब मेंस वगैरह लिखते हैं तो वहां पर अपवाह तंत्र व अपवाह प्रतिरूप पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब मेंस लिखने की बारी आती है तो हमको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, डीप में जाकर पढ़ना पड़ता है। बाकी वनडे एग्जामों के लिए आप सिंपल अपवाह तंत्र पढ़ लें, कौन किसकी सहायक नदी है, कौन कहां से निकलती है, कौन कहां गिरती है, तो इससे अपना काम चल जाएगा। पर जब मेंस लिखना होता है तो हमें ये टॉपिक क्या करना पड़ता है, डीप में पढ़ना पड़ता है। अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप, इसमें एक चीज क्या हो जाती है और ऐड हो जाती है। फिर तीसरी चीज इसमें ऐड होती है कि नदियों द्वारा बनाए गए क्या आपके स्ट्रक्चर, है ना। नदियां कटाव करके कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाती हैं और नदियां निक्षेपण द्वारा कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो अपन बात करेंगे यदि अपन बात करें कि नदियां निक्षेपण करते हुए या काटते हुए कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगी, तो अगर अपन देखेंगे गंगा नदी की ही बात करते हैं तो अगर लेंगे नदियों के अपर्दन द्वारा जो होता है तो अपन झीलों का निर्माण देखेंगे। जब नदियां अपर्दन करेंगी तो क्या होगा, झीलों का निर्माण होगा, हिमनदों का निर्माण होगा। इसके अलावा बात करें तो वी आकार की घाटी बनेगी, यू आकार की घाटी बनेगी। ये क्या कर रही नदियां, अपर्दन कार्य कर रही हैं, काट रही हैं। तो यहां पर क्या है, कई प्रकार के अपने क्या बनते हैं, स्ट्रक्चर। नीचे देखेंगे जब नदियां समुद्र में मिलने वाली होंगी तो संप्राय मैदान का निर्माण करती हैं, पर्वतों को काटते हुए या पठारों को काटते हुए। अब बात करें कि निक्षेपण द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं। निक्षेपण मतलब जिस अवसाद को वो काट कर लाई हैं उसको निक्षेप कर रही हैं, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो अपन देखेंगे दोस्तों, जलोढ़ पंख बनाती हैं नदियां, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एल्यूवियल फैन बोलते हैं, है ना। जलोढ़ पंख वैसे तो फिजिकल जियोग्राफी का भाग है पर यहां पर थोड़ा सा आएगा। इसके अलावा देखेंगे जलोढ़ शंकु का निर्माण करती हैं। एग्जैक्टली जब हम हिमालय पढ़ रहे थे दोस्तों, तो जब हम मैदानी भाग पढ़ रहे थे तो ये जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु दोनों स्ट्रक्चर अपने आए थे और वहां मैंने बृहद रूप से समझाया था। इसके अलावा निक्षेपण द्वारा कौन कौन सी चीजें बनाती हैं, तो अपन देखेंगे प्राकृतिक तटबंध बनाती हैं, है ना। अपन देखेंगे कि नदियों में हर साल क्या आती है, बाढ़ आती है, पर्वतों से अवसाद काट कर लाई और मैदानी भागों में क्या करती हैं, अपने तटों पर निक्षेपण करती हैं, जिससे जलोढ़ मैदानों का क्या होता है, निर्माण होता है और क्या बनाती हैं, तटबंध बनाती हैं। इसके अलावा देखेंगे तो नदियां और क्या बनाती हैं, जैसे गंगा नदी गोखुर झीलें बनाती हैं, है ना। जब नदी में क्या आती है, बाढ़ आती है तो उसका जो पाट होता है वो बहुत चौड़ा हो जाता है और गर्मी के टाइम में जब पानी की कमी होती है तो सकरा हो जाता है, तो बीच बीच में जो निम्न तल बनते हैं वहां पर पानी भर जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गोखुर झीलें। गो मतलब गाय, गाय का खुर, तो वो स्ट्रक्चर कैसा रहता है, गाय के खुर जैसा रहता है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, गोखुर झीलें बोलते हैं। और इसके अलावा क्या बनाती है निक्षेपण द्वारा, सबसे महत्वपूर्ण चीज बनाती है डेल्टा, है ना। डेल्टा एक उपजाऊ भूमि होती है तथा अगर देखेंगे तो ये जैव विविधता के हिसाब से भी क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अपन पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, सिंधु नदी का डेल्टा, है ना। तो क्या बनाती हैं नदियां, डेल्टा बनाती हैं। इसके एक विपरीत एक स्ट्रक्चर बनता है, एस्चुरी बनता है ना। नर्मदा और ताप्ती नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो के में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन लेके आया हूं अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप का, है ना, ताकि आप समझ सकें कि अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप में हमें पढ़ना किस प्रकार है। तो आप जब अगली वीडियो देखेंगे तो आप पहले से एक बार स्टडी कर लीजिएगा नदियों के बारे में और अपने पास मैप जरूर रखिएगा। मैप रखेंगे तो जब मैं सिंधु नदी तंत्र पढ़ाऊंगा तो उसकी जब मैं सहायक नदियां पढ़ाऊंगा, रावी, चिनाब, झेलम, ये सारी नदियां, तो आपको कम से कम मैप में दिखेगा कि ये नदियां कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ पास मिल रही हैं। उनके आसपास की चीजें भी देखेंगी, किन किन शहरों से ये निकल रही हैं,
ठीक है। जैसे कि मैं बताऊंगा कि जो झेलम नदी है आपका जम्मू कश्मीर से निकलती है और फिर वहाँ पे एक झील में क्या होती है, गिरती है ना। काफ़ी फेमस झील है वो जम्मू कश्मीर की, डल झील। तो अपन देखेंगे कि डल झील कहाँ पर है, श्रीनगर में है। फिर अपन देखेंगे कि झेलम नदी क्या करती है, भारत व पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए फिर वो कहाँ जाके गिरती है, सिंधु में मिल जाती है। तो आपको डायग्राम में ये चीज़ें दिखेंगी तो स्पष्ट रूप से समझ आएगा। ठीक है, तो आप अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए। तो ये थी हमारी चर्चा अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप के बारे में। आइए अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे। हम शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र से। तो आइए हम देखते हैं। इस वीडियो को देखने के पहले आप देख लीजिए क्या क्या चीजें आपको हर अपवाह तंत्र में नोट डाउन करनी है। सबसे पहली चीज उद्गम, ठीक है, हर नदी का क्या लिखेंगे आप, उद्गम। दूसरा लंबाई, कितनी लंबाई है नदी की। तीसरा समापन, किससे मिलती है या कहां गिरती है। चौथा देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य उसके बारे में, उस नदी से संबंधित या उसकी सहायक नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद देखेंगे अपवाह क्षेत्र, देखेंगे कितने राज्यों में या कितने देशों में उसका अपवाह क्षेत्र है या कितने वर्ग किलोमीटर है। फिर बात करेंगे किसकी, सहायक नदियों की। सहायक नदियों में मैंने दो लिस्ट यहां पर बनाई हैं, तो अपन देखेंगे कहां से, एक बाएं तट से मिलने वाली या दाएं तट से मिलने वाली। ये अपन बात करेंगे उत्तर से मिलने वाली या दक्षिण से मिलने वाली। कुछ नदियों के लिए पूर्व से मिलने वाली या पश्चिम से मिलने वाली। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी से। ठीक है, तो सिंधु नदी की बात करें, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, उद्गम। तो इसका उद्गम कहां है, तो इसका उद्गम दोस्तों हम देखेंगे जो चाइना क्षेत्र या चाइना देश का जो तिब्बत क्षेत्र है, जिसे ऑक्यूपाइड कर लिया था चाइना ने, तो उस तिब्बत में एक ग्लेशियर है चेमयुंगडुंग। कौन सा है, चेमयुंगडुंग। तो ये कहां से निकलती है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका उद्गम क्या होगा, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कहां स्थित है दोस्तों, जो कि स्थित है तिब्बत में। ठीक है, इसके बाद सिंधु नदी क्या होती है, ये थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। पहले ये कहां गिरती थी, दक्षिण में बहते हुए टेथिस सागर में गिरती थी, पर क्या हुआ, भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई तथा वहां पर जो टेथिस सागर था वो समाप्त हो गया, उसकी जगह क्या बन गया, हिमालय। अब हिमालय बन गया तो हिमालय की श्रृंखलाओं को काट नहीं पाई, जिसने अपना मार्ग क्या किया, परिवर्तित किया। तो ये उत्तर पश्चिम बहते हुए कहां जाती है, भारत में प्रवेश करती है। अब जब ये यहां पे भारत में प्रवेश करती है तो यहां पर ये हिमालय की श्रृंखला को काटकर एक गहरा गॉर्ज बनाती है। ठीक है, जिसे हम सिंधु गॉर्ज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, सिंधु गॉर्ज। तो यहां पे क्या बनाती है, सिंधु गॉर्ज बनाती है। इसके बाद ये नदी कहां, जम्मू कश्मीर में बहते हुए यहां से लेकर यहां तक कहां बहती है, जम्मू कश्मीर में, और फिर यहां से ये क्या होती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, वीडियो में आपको दिख रहा है कहां मुड़ गई, दक्षिण की ओर, और कहां प्रवेश करती है, पाकिस्तान में। फिर ये यहां से पाकिस्तान में मैदानी भाग का क्या करती है, निर्माण करती है, और कराची नामक शहर के पास ये कहां गिर जाती है, अरब सागर में, और क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका समापन कहां होता है, इसका समापन होता है अरब सागर में। ठीक है, अब वनडे एग्जामों में कभी कभी सिंधु नदी की लंबाई पूछ लिया करता है ना, जैसे गंगा की लंबाई पूछ लेता है, सिंधु की पहले तो अब नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था, पर व्यापम एग्जामों में अभी भी इसकी लंबाई क्या होती है, पूछ ली जाती है। ना भी पूछे फिर भी आपको एग्जैक्टली डाटा ध्यान रखना है, लगभग डाटा ध्यान रखना है कि इतने किलोमीटर की लंबाई। उससे फायदा क्या होगा कि जब नदियों का क्रम जमाने को आएगा लंबाई के हिसाब से तो आपको आसानी होगी। जैसे क्वेश्चन है भाई, सिंधु नदी ज्यादा लंबी है कि गंगा नदी ज्यादा लंबी है, अब आप परेशान होंगे, इसलिए लंबाई ध्यान रखना थोड़ा सा यहां पर क्या हो जाता है, आप लोग के लिए जरूरी हो जाता है। तो अपन बात करें कि सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 2880 किलोमीटर है। तो टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 2880 किलोमीटर। और यह कितने देशों में प्रवाहित होती है, तो 3 देशों में प्रवाहित होती है। कौन कौन सा, चीन, भारत व पाकिस्तान।
ठीक है, तो यहां से देखिए क्वेश्चन बन गया, कई क्वेश्चन बन गए। उद्गम कहां है? चेमयुंगडुंग। लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कितने देशों में बहती है? 3 देशों में बहती है। चौथा क्वेश्चन, भारत के किस एकमात्र राज्य से बहती है? तो भारत के कहां से? जम्मू कश्मीर नामक राज्य से क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अपवाह क्षेत्र में अपन देखेंगे तो इसका अपवाह क्षेत्र कितने देशों में है? 3 देशों में। कितने देशों में है? 3 देशों में। और लगभग इसका अपवाह तंत्र दोस्तों कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो ये लगभग 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्या है? अपवाह क्षेत्र। ये उतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, पर अगर मेंस में लिखने को आ जाए तो इसको लिखेंगे तो अलग इफेक्ट पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है? फैक्ट है। फैक्ट लिखने का इफेक्ट अलग पड़ता है। तो अपवाह तंत्र कितने देशों में है? 3 देशों में है। अब अपन आगे चलते हैं, सिंधु नदी की बात करते हैं, सहायक नदियों की तथा महत्वपूर्ण तथ्य की। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी भारत में किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रवाहित होती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है, अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे, जब आप क्या पढ़ेंगे? हिमालय पढ़ेंगे, तो वहां पर मैंने आपको हिमालय की श्रृंखलाएं लाइन से पढ़ाई थी और वहां पर स्पेशल बताया था कि सिंधु नदी जिन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत में सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है ना, तो यहां पे एक इसके उत्तर में पर्वत श्रृंखला पड़ेगी तथा एक कहां पड़ेगी? दक्षिण में पड़ेगी। क्लियर? इन दोनों के बीच से क्या होती है? सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरा सवाल कि सिंधु नदी किस पर्वत के निकट मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो यहां पर दोस्तों है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत के उत्तर से ये क्या होती है? मुड़ती है तथा पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसका नाम क्या है आपका? नंगा पर्वत। दिख नहीं रहा होगा पर आवाज समझ आ रही, क्या है? नंगा पर्वत के पास से क्या होती है? मुड़ती है। अब अपन बात करते हैं इसके सहायक नदियों की। ठीक है, तो दोस्तों सहायक नदियों में जो क्वेश्चन अपने एग्जाम में बनते हैं वो सतलज, झेलम, रावी, चिनाब, किशन गंगा, जास्कर से बनते हैं। गोमल, काबुल, कुर्रम से अपने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि नदियों का उद्गम भारत में नहीं है तथा ये भारत में बहुत ही छोटे से क्षेत्र में क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं, वो भी पीओके वाले क्षेत्र में। शौक से क्वेश्चन बन सकता है, पर ज्यादातर क्वेश्चन कहां से बनते हैं? सतलज, झेलम, रावी, चिनाब, किशन गंगा तथा जास्कर। तो आइए इसी मैप में हम इन नदियों का क्या देखते हैं? अपवाह तंत्र। अब बात करेंगे सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज की बात करेंगे। तो सतलज नदी का दोस्तों उद्गम कहां है? सतलज नदी भी पहले कहां गिरती थी? आपका टेथिस सागर में गिरती थी। ठीक है, हिमालय बनने के बाद क्या हुआ? यह हिमालय की श्रृंखला को काटते हुए कहां बहने लगी? आपका भारतीय क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान में। तो ये सतलज नदी को मैंने बनाया। ठीक है, तो सतलज नदी का उद्गम कहां है? चीन के तिब्बत में, वही चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। क्लियर? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि शिपकीला नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो शिपकीला नदी दोस्तों जब हिमाचल प्रदेश के पास आती है तो यहां पर एक दर्रा है आपका, कौन सा? शिपकीला दर्रा। तो शिपकीला दर्रे से ये भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। और यहां पर जो गहरी घाटी काटकर बनाती है उसका नाम क्या है? शिपकीला गॉर्ज है। क्लियर है दोस्तों? इस चीज को आपको क्या है? ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करें कि सतलज नदी कितने राज्यों में बहती है? तो यहां अपन को दिख रहा होगा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा दूसरा पंजाब। तो सतलज नदी कितने राज्यों में बह रही है? 2 राज्यों में। सतलज नदी से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो सतलज नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो सतलज नदी की जो लंबाई है यह है 1450 किलोमीटर। नोट करते जाइएगा कॉपी में जो भी डाटा है। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई 1450 किलोमीटर। मोटा मोटा हिसाब ध्यान रखिए, 1500 किलोमीटर के आसपास क्या है? ये लंबी है। अब इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं तो दोस्तों 2 क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कि जो भारत का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है भाखड़ा नांगल, वो किस पर है? सतलज नदी पर ही स्थित है। क्लियर है? पहला फैक्ट तो आपका ये हो गया। दूसरा फैक्ट जो बनता है कि हरिकै बैराज नामक जो डैम है वह सतलज तथा व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। कहां? आपके पंजाब में। तो भाखड़ा नांगल आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा पर स्थित है।
किताबों में पंजाब दिया रहता है, जबकि जो भाखड़ा नांगल पे जो पीछे झील बनी है अपन देखेंगे उसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील है ना। एक डैम बनता है, डैम के पीछे क्या बनती है, झील बनती है। तो जो गोविंद सागर झील है वो अपना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल नामक एग्जैक्टली 2 गांव है वहां पर, जहां पर ये डैम स्थित, इसलिए इसका नाम क्या है, भाखड़ा नांगल डैम। तो गोविंद सागर जो है हिमाचल प्रदेश में और डैम सीमा में है। तो भाखड़ा नांगल ध्यान रखिए किस नदी पर है, सतलज नदी पर। व्यास नदी इसी से पंजाब में थोड़ी आगे आकर मिलती है और व्यास और सतलज के संगम पर एक डैम बनाया गया हरिकै बैराज। उसी हरिकै बैराज से निकलती है आपकी इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में क्या करती है, आपका सिंचाई व जल आपूर्ति उपलब्ध कराती है। तो ये देखिए हमने क्या देख लिया, सतलज नदी के बारे में। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण नदी देखते हैं, झेलम नदी। ठीक है, तो झेलम नदी का उद्गम की बात करें दोस्तों, तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक झील है आपकी शेषनाग झील, बेरीनाग एक क्षेत्र है उसके पास में ही एक झील है शेषनाग झील, जहां से आपकी कौन सी, झेलम नदी उद्गमित होती है। तथा इसके बाद ये बहते हुए कहाँ जाती है, श्रीनगर। कहाँ जाती है, श्रीनगर। श्रीनगर में ये 2 झीलों में गिरती है, एक डल झील में तथा दूसरी वुलर झील में, और वहां पर ये क्या बनाती है, नौकागम्य मार्ग बनाती है। उन झील इंपॉर्टेंट है क्योंकि डल झील आपका अपन देखेंगे तो पर्यटन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो डल झील का जो किनारे क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, वहां पर खेती करते हैं किसकी, केसर की। उसी को अपन जाफरान बोलते हैं और उन खेतों को क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं। ठीक है, तो ये झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है, श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी मौर्य साम्राज्य के दौरान। ठीक है, तो श्रीनगर में ही कौन सी आपकी डल झील है, उसी के थोड़ा आगे कौन सी है, वुलर झील। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वुलर झील में कौन सी नदी गिरती है, तो आप क्या आंसर टिक मारेंगे, झेलम नदी गिरती है। इसके बाद ये आगे बहते हुए दक्षिण की ओर मुड़ती है तथा यह यहां से लेके यहां तक भारत तथा पाकिस्तान की सीमा का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है झेलम नदी। इसके बाद ये आगे बहते हुए यहां तक आती है। इसको मैं अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी रावी चेनाब भी आएंगे, थोड़ा डायग्राम यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए आप साथ साथ बनाते जाइएगा या अपने पास एक मैप रखिएगा उसमें देखते जाइएगा। तो ये हमने किसके बारे में देखा, झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी का हमें क्या है, उद्गम पता चला। अब लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, झेलम की लंबाई कितनी है, तो झेलम की जो लंबाई है ये है लगभग आपकी 725 किलोमीटर, लगभग बात करें तो सतलज नदी का आधा है। और कितने देशों में बह रही, तो 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान। भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में ये क्या है, प्रवाहित हो रही है। इसके बाद हम अगली नदी देखते हैं, कौन सी दोस्तों, रावी नदी, और इसी के साथ हम चिनाब भी देखेंगे। तो जो रावी और चिनाब हैं, ये 2 नदियां हैं जो कि दोनों कहां से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमालय श्रेणी से निकलती हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो रावी तथा चिनाब। अब चिनाब की बात करेंगे तो जो चिनाब नदी है वो सिंधु या बात करें सतलज से मिलने, जैसे कि एक बात मैं बताता हूं, ये जो 5 नदियां इनको पंचनद बोलते हैं। कौन कौन सी 5 नदियां हो गई आपकी, तो अपन देखेंगे जो पंजाब क्षेत्र था, पंजाब पहले एक बड़ा क्षेत्र था जिसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा और भारत का भी हिस्सा आता था, ये पंजाब कहलाता था। 5 नदियों के कारण ही क्या बना, पंजाब। तो यहाँ पे जो पंचनद था, ये बड़ी नदियां झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां मिलके क्या कहलाती थी, पंचनद। और सिंधु से कौन सी मिलती हैं, ये पंचनद मिलती हैं। इन सभी की संयुक्त धारा जाके मिलती है कहां, आपका सिंधु से। तो आप पंचनद का सिद्धांत समझ गए होंगे, ये पंचनद, ये 5 नदियां हैं। तो पंचनद में कौन सी नदी नहीं आएगी, तो सिंधु नदी नहीं आएगी, उसकी ये 5 सहायक नदियां आएंगी। अब बात करें कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन सी दिख रही, यहां अपन को सतलज दिख रही, और दूसरे नंबर पे बात करें जो सबसे बड़ी सहायक होगी तो वो कौन सी होगी, आपकी चिनाब नदी। चिनाब नदी कहां से निकलती है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में 2 धाराओं के रूप में निकलती है, एक चंद्र और एक भागा। जो 2 छोटी सरिताएं निकलती हैं, चंद्र और भागा, और ये आगे जाकर क्या होती हैं, मिल जाती हैं, और ये नाम बनता है चंद्रभागा, जिसे हम क्या कहते हैं, चिनाब नदी भी कहते हैं। ठीक है, एक करंट अफेयर की बात बता दूं कि चिनाब नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचा भी एक
रेल ब्रिज भी बनाया जा रहा है जिसका नाम कुछ चेनानी नाशरी ब्रिज है। आप सर्च करेंगे गूगल में तो मिल जाएगा, है ना। तो चेनानी नाशरी ब्रिज आपका चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो चेनाब नदी कहाँ से निकल रही है? आपका हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। अपन बात करेंगे तो ये किससे मिल रही है? जाके सतलज से। तो अपन इसको चेनाब को बना लेते हैं, ये आ गई आपकी चेनाब नदी, ठीक है। अब बात करते हैं रावी नदी की। तो रावी नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला है? कांगड़ा जिला, जहां पर आपका रोहतांग दर्रा स्थित है। मैंने जो दर्रों वाला वीडियो आपने बनाया था उसमें आप रोहतांग दर्रा देख लेंगे। रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है आपकी रावी नदी, और फिर ये भारत पाक की सीमा यहाँ पर बनाती है थोड़ा सा, और फिर जाके आगे ये सारी नदियां मिल जाती हैं। ये तीनों नदियां मिल जाती हैं और तीनों की संयुक्त धारा किसमें मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है, ठीक है। अब रावी की उद्गम की बात करें तो आप क्या लिखेंगे? कांगड़ा जिला, रोहतांग दर्रे के निकट, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब बात करते हैं रावी नदी की लंबाई की। तो रावी नदी की लंबाई कितनी है आपकी? सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या डाटा? 725, सॉरी, रावी की कितनी है? 725, और चेनाब की है आपकी 960 किलोमीटर। हाँ, तो रावी 725 और चेनाब आपकी 960 किलोमीटर, ठीक है। झेलम की लंबाई मैंने आपको बताई थी। झेलम की लंबाई दोस्तों कितनी है आपकी? 725। झेलम की भी कितनी है? 725। तो यहाँ पे दो नदियां लगभग सेम लंबाई की हैं, रावी और आपकी झेलम। क्लियर? तो ये अपन 4 नदियां यहाँ पर देख लिए। कौन कौन सी? सतलज, रावी, चेनाब तथा झेलम नदियां। अब एक आती है व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ही व्यास कुंड से होता है ना। व्यास जी का नाम आपने सुना होगा। अपन देखते हैं जब महाभारत रामायण पढ़ते हैं तो वहां पर वेद व्यास जी आते हैं। तो उसी व्यास कुंड है, उसी व्यास कुंड से कौन से निकलती है? व्यास नदी। तो एक बात ध्यान रखिए, देखिए विशेष तौर से कि जितनी भी नदियां यहाँ सिंधु से मिल रही हैं सब भारत और पाकिस्तान में जा रही हैं, जबकि व्यास नदी भारत से ही निकलकर भारत में ही ये किस में मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है, पंजाब में। तो अपन व्यास नदी की बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से ही निकलकर क्या होती है? आपके किस में मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है व्यास नदी। और जहां पर व्यास और सतलज का क्या होता है? संगम होता है, वहां पर क्या बनाया गया है? हरिकय बैराज नामक डैम बनाया गया है। अब बात करें व्यास नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 420 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। क्लियर? तो ये हमने देखा कि सिंधु के दक्षिणी तट में मिलने वाली नदियां, जो सिंधु के कहाँ मिलती हैं? दक्षिण से मिलती हैं, है ना। या अपन देखेंगे इसको क्या कह सकते हैं? अपन बायां तट कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि सिंधु के दाएं तट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए 2 नदियां बची हैं, किशनगंगा और जास्कर। अब बात करें जास्कर जो नदी है, यह है सिंधु के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी, वहां से निकलती है और बहते हुए किसमें मिल जाती है? ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तथा दूसरी नदी बात करें किशनगंगा। किशनगंगा का भी उद्गम आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तथा ये किसकी सहायक है? यह झेलम की सहायक है। ध्यान रखिएगा, किशनगंगा किसकी सहायक है? झेलम की सहायक है। एक और दोस्तों यहाँ पर चीज बताना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु व उसकी नदियों, सहायक नदियों के जल के विभाजन को लेकर विवाद बना रहता है। तो 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत यह हुआ था कि जो भारत है वह सिंधु की जो सहायक नदी है आपकी कौन कौन सी? झेलम और चिनाब, उसके 20% पानी का क्या कर सकेगा? उपयोग कर सकेगा। बाकी इसका 80% पानी किसको दिया जाएगा? पाकिस्तान को दिया जाएगा, ठीक है। पर किशनगंगा पर ऐसा कोई अपना मसला हल नहीं हुआ था। तो अभी हाल में ही भारत ने झेलम की सहायक किशनगंगा नदी पर परियोजना का निर्माण चालू किया था, जिसका पाकिस्तान क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। तो किशनगंगा ध्यान रखिएगा किसकी सहायक है? झेलम की सहायक है। किशनगंगा परियोजना में अपन इसके बारे में देखेंगे। तो ये सिंधु की एक साइड की सहायक हो गई। दूसरे साइड की बात करें श्योक, गोमल, काबुल तथा खुर्रम।
ठीक है। श्योक नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है अपने लिए, कारण ये कि सियाचिन जाने के लिए हमें श्योक नदी की घाटी से ही क्या है होकर जाना पड़ता है। तो ये जो लद्दाख क्षेत्र है इधर से आती है आपकी कौन सी श्योक नदी, और ये किस में मिलती है, सिंधु में मिलती है। अभी अगर हमने गालवान घाटी विवाद पढ़ा था अभी हाल में ही, तो वहां पर श्योक नदी आई थी, गालवान नदी भी आई थी, गालवान और श्योक दो नदियां हैं। तो वहां पर गालवान देखे थे जो इधर से आ रही थी, श्योक थोड़ा उत्तर से आ रही है। तो श्योक नदी कहां से आ रही, उत्तर से आ रही है, मतलब इसके किस तट से मिल रही है, दाएं तट से मिल रही है। इसी तरह गोमल, काबुल और कुर्रम, इनको अपन बना लेंगे, गोमल नदी, काबुल नदी और कुर्रम नदी। इन पे सवाल ज्यादा नहीं बनते हैं, इन पे सवाल आपके क्या रहते हैं, सिंपल रहते हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी सहायक नदियां हो गई। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, ये टॉपिक अभी अपना बचा है, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में अपन क्या क्या चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य में अपन चीजें देख सकते हैं, जैसे पहला सवाल अपन बन सकता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया है नीचे कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकता है कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी कौन सी है, सतलज नदी है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, अपन देखेंगे कि डल झील किस नदी पर स्थित है, तो अपन इसको क्या टिक मारेंगे, झेलम नदी पर स्थित है। चौथा सवाल बन सकता है किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो किशन गंगा किसकी है, झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि भैया सिंधु नदी की कौन सी सहायक है जो बाएं तट से मिलती है, कहां से, बाएं तट से। बाएं तट मतलब ये हुआ, दायां तट मतलब ये हुआ। तो 3 ऑप्शन यहां से उठा लेगा, 1 ऑप्शन आपका यहां से उठा लेगा। इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर करंट अफेयर पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई भी सिंधु की सहायक नदियों पर जो परियोजनाएं चल रही हैं उस पर क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं कि किशन गंगा पर ही मैंने बताया, तो किशन गंगा, ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं किशन गंगा, झेलम, रावी, चेनाब और सतलज पर, जहां पे डिस्प्यूट होता है भारत व पाकिस्तान के मध्य। इसके अलावा एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि भैया जो पंचनद नदियां हैं, ये जो पंचनद नदियां हैं ये कहां पास जाके आपका किससे, पाकिस्तान में कि सिंधु से मिलती हैं, तो ये मिलती है मीठनकोट के पास। किसके पास मिलती हैं, मीठनकोट के पास। इसके अलावा क्वेश्चन है कि सिंधु नदी के किनारे स्थित बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा आपका, कराची बंदरगाह, जो कि क्या होगा, एक बड़ा बंदरगाह होगा। कराची शहर के बारे में आपने नाम सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है भैया कि निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं प्रवाहित होती है, तो वहां पर आपका ऑप्शन या तो किशन गंगा हो सकता है या व्यास हो सकता है। जैसा भी ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन होगा, यदि व्यास है तो किशन गंगा नहीं दिया होगा, या जास्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपका किससे बनेंगे, सिंधु नदी तंत्र से बन सकते हैं। तो ये था दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। हम एक एक वीडियो में एक एक नदी तंत्र क्या है अपना कंप्लीट करते जाएंगे। आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, सवाल मैं बताता जा रहा हूं, आप नोट करते जाइएगा, और भी जो भी सवाल आपको मिले आप हमें बताते जाइएगा, नीचे हम उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के साथ हम समाप्त करते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा लें जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ना अच्छा लगे कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।